हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ बच्चों सीख रहे हैं अ कोर्स ऑन मैट्रिसेस विच इज़ फॉर जे एडवांस। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग जो है इसका लास्ट लेक्चर देखने जा रहे हैं मैट्रिसेस का, एंड विच इज़ गोइंग टू बी रियली वेरी बेनिफिशियल फॉर योर प्रिपरेशन, क्योंकि आज हम लोग जो है सीखेंगे यहाँ पर दो टॉपिक। ठीक है, एक तो ए इनवर्स निकालना रो ट्रांसफॉर्मेशन मैथड्स के थ्रू, एंड द सेकेंड वन इज़ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना। ठीक है, दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं और जेई में भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। ब्राइटविन ट्यूटोरियल्स ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए बच्चों, और वहाँ पर आप ऑसम कोर्सेज एंड कंटेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास टेस्ट सीरीज़ भी है, आप उसको ज्वाइन करके अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यू हैव दीज चैप्टर्स विच आर बीन फिनिश्ड, यानी कि 31st चैप्टर भी बच्चों ख़त्म होने वाला है और इसके बाद हम लोग वेक्टर्स स्टार्ट करेंगे। तो ये हम लोग बच्चों यहाँ पर निकाल रहे थे क्या निकाल रहे थे बताइए? वी वर फाइंडिंग आउट की काले हैमिल्टन इक्वेशन। ठीक है, ये आपने सीखा था। तो वहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, आपकी जितना भी ऑर्डर होता है, लेट मी सी समवेयर इफ़ आई कैन गेट द टाइम, ये आप जो है देखिए ए की पावर n, इसको याद कर लीजिए आप, ए की पावर n कल मैं बता रहा था इसको, और ट्रेस ए शायद बताते बताते 1-2 में बताया था और फिर मैं भूल गया था बताना, तो मैंने कहा आज मैं कवर कर लेता हूँ इसको। तो ए की पावर n माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू एन ए की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये जो आपका ये तो ऑर्डर रहेगा, तो ऑर्डर के जस्ट बाद वाला जो अगली इक्वेशन आती है उसमें माइनस टाइम्स जो रहता ना वो ट्रेस ए की वैल्यू रहती है। उसके बाद आपका कोई भी फ़ायदेमंद नहीं रहता है। आखिरी में जब आप जाते हो तो -1 की पावर n डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है ए का टाइम्स i इज़ इक्वल टू 0, इस तरीके की हमारी इक्वेशन आती है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, जैसे पहले क्वेश्चन में हम लोग देखें तो देखिए यहाँ पे जो 3 है 3, तो वो ट्रेस होगा बिकॉज माइनस टाइम्स ट्रेस। तो आप देख सकते हैं कि 2 + 1 जब आप कर रहे हो तो आपको 3 मिल रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या था कि -1 की पावर n वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऐसा आ रहा है। अब यहाँ तो 2 का ऑर्डर है तो 1 हो जाएगा, और a डिटर्मिनेंट दैट इज़ 2 + 3 दैट इज़ 5। तो यू कैन गेट हियर 5, तो आपको यहाँ पर 5 मिल रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट वी आर टेलिंग यू कि यहाँ पर आपको 5 मिल जा रहा है। तो अब आगे अगर हम लोग यहाँ पर बढ़ें, जैसे कि a² - 3a + 5i = 0, तो आप देख सकते हैं कि ये 3 ट्रेस हो गया और ये 5 आप डिटर्मिनेंट हो गया। तो ये कई बार जो है क्वेश्चंस में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो जैसे यहाँ पर भी आप देखें, तो यहाँ पर जैसे इक्वेशन आई तो ये हमारा ट्रेस हो गया है और ये 5 वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट है। तो ट्रेस आप देख लीजिए कि 1 + 3 = 4 एंड 3 + 2 = 5, है ना, शायद मैं बता भी रहा था। तो ये एक मैंने इक्वेशन, अब जैसे 3 वाले में आई थिंक आई मिस दैट पार्ट और आपको नहीं बताया। अब 3 वाले में आप देखिए कि यहाँ पर क्या होगा कि -2, तो ये ट्रेस आपका -2 होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए कि ट्रेस -2 है कि नहीं। इन तीनों को ऐड करिए, -1 + 1 तो 0 हो गया और आपके पास यहाँ पर -2 आ गया। ठीक है, डन है। देखिए यहाँ से, और ये देखिए आपका क्योंकि -1 की पावर क्यूब इंटू वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, तो ये माइनस टाइम्स, यानी कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू -8 आनी चाहिए। डिटर्मिनेंट की वैल्यू -8 आनी चाहिए। तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ रहा है, और 3 - 3 आ रहा है। ठीक है, फिर माइनस टाइम्स ऐसे कर लें हम तो 6 आ रहा है। वेरी गुड, एंड देन फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 1 आ रहा है और ये 0 सॉरी, एंड दिस इज़ कमिंग एज 0। तो आपके पास -1 और -7, तो ये आपका -8। ठीक है, तो -8, तो यहाँ पर देख लीजिए आप, आपके पास -8 आ रहा है। तो आप केवल इस इक्वेशन की हेल्प से ही डिटर्मिनेंट की वैल्यू और ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? और बाकी फिर ऑर्थोगोनल और ये सब हम लोग कर ही रहे। तो ये याद रहेगा आपको कि a की पावर n माइनस ट्रेस ऑफ a की पावर n - 1, और फिर आपका यूँ चलता रहेगा।
-1 की पावर n, ठीक है, एंड डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a इंटू आई इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, पहला और लास्ट टर्म जो होता है आई के साथ, वो वाला टर्म आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। क्लियर है? तो आगे बढ़ जाएं बच्चों हम लोग, और अब हम लोग लीनियर इक्वेशंस जो है स्टार्ट करते हैं बच्चों, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसा कि हम लोगों ने क्रैमर्स में किया था। तो अब यहाँ पर देखिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पहला जो है रूल वो आपने पढ़ा ही है, क्रैमर्स रूल, जो कि डिटर्मिनेंट में हम लोग पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो क्रैमर्स रूल कहाँ यूज़ होता है? डिटर्मिनेंट चैप्टर के अंदर यूज़ किया जाता है इसको, और इससे आपने सीखा था कि कब जो है कंसिस्टेंट सिस्टम है, कब जो है इनकंसिस्टेंट है, कब इनफाइनाइट होगा, कब जो है आपका यूनिक होगा, कब नो सोल्यूशन होगा। तो चार्ट के थ्रू आपको ये बताया गया था। तो ये क्वेश्चंस आपके जेई में पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। अब जब हम लोग बात करते हैं दूसरा टॉपिक, दैट इज़ मैट्रिक्स मेथड, यानी कि यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। अब दूसरा टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो वो है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, और ये मैट्रिक्स मेथड जो है हमारा बोर्ड के तरीके से यूज़ होता है, बोर्ड, ठीक है, यानी कि बोर्ड में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैट्रिक्स मेथड के ऊपर। तो वो आज हम लोग सीखेंगे, क्योंकि ज़रूर मतलब पेपर में एक क्वेश्चन तो 100% बच्चों इसमें रहता ही है मैट्रिक्स मेथड के ऊपर, और जेई में जैसे कि मैंने बताया कि जेई मेंस में ज़रूर से ज़रूर रहता है। तो बच्चों ये क्रैमर्स रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैट्रिक्स मेथड अगर आप बोर्ड दे रहे हैं तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको देखिए, आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस तो जानते ही हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर जो हेडिंग डाल रहे हैं वो है मैट्रिक्स मेथड टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो लिखिए मैट्रिक्स मेथड टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो हम लोग 3 वेरिएबल का लेकर चलते हैं। तो अब आप देखिएगा कि a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0, डी होमोजीनियस बना दिया था मैंने तो। और फिर आपके पास है a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3, ठीक है। तो ये हमारे पास, अब देखिए यहाँ पर इस मैट्रिक्स को अगर मैं a बोल दूँ इनके कोफिशिएंट को, तो आई राइट लाइक दिस कि ax इज इक्वल टू b, इस तरीके से हम लिखते हैं। तो अब जैसे कि a मैट्रिक्स क्या है यहाँ पर, तो a मैट्रिक्स है a1 a2 a3, बोलिए a1 a2 a3, b1 b2 b3 और c1 c2 c3, ठीक है। और फिर जो है एक मैट्रिक्स हम लोग जो है कॉलम मैट्रिक्स यहाँ पर लेते हैं, जिसमें x लिखते हैं, y लिखते हैं और z लिखते हैं, वेरिएबल्स जो होते हैं। तो आप देखिएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a1x प्लस b1y प्लस c1z, और ये किसके बराबर आना चाहिए? d1 d2 d3। तो यही इक्वेशन यहाँ पर लिख लिया आप लोगों ने कि नहीं, बोलो, यही इक्वेशन हो गई है। आप जब करेंगे तो एक तरफ आपको मिलेगी जो है 3x1 की मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने से, तो उस मैट्रिक्स में आपको यही मिलेगा a1x प्लस b1y प्लस c1z, और दूसरी तरफ d1, और दोनों को इक्वेट करेंगे तो यही इक्वेशंस आएंगे। तो सॉल्व करने में मैट्रिक्स मेथड काफ़ी यूज़फुल हो जाता है। तो अब सॉल्व कैसे करेंगे? तो वंस यू आर क्लियर विद दिस, तो यानी कि ax इज इक्वल टू b है, अब मेरे को x चाहिए, तो मैं इसको a इन्वर्स, मैंने हमेशा बताया कि a गायब करना है अगर आपको, तो उसके इन्वर्स को ले आइए। तो ये हो गया a इन्वर्स b। अब a इन्वर्स a इज़ वॉट, दैट इज़ i, तो i इंटू एक्स इज़ वॉट, x, तो x बन जाता है a इन्वर्स b। तो यानी कि a जो मैट्रिक्स दे आपको उसका इन्वर्स निकालना होता है, और जो इन्वर्स है उसको b से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको x y z की वैल्यू मिल जाती है। अब a इन्वर्स को क्या लिखते हैं वो देखिए आप, क्योंकि वो तो एडजॉइंट निकालना होता है, तो एडजॉइंट ऑफ a इंटू b अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a, ठीक है। ये चीज़ आपको कैलकुलेट करनी होती है। अब यहाँ पर कुछ कुछ बातें आप ध्यान दीजिए
कि कंसिस्टेंट कब होता है, यानी कि सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा। तो कंसिस्टेंट के होने के लिए डेल्टा का मतलब यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, वो अगर 0 हो जाए तो आपको पता है 0/0 है ना, 0/0 में इनफाइनाइट आता था। कहाँ से पता है? क्रैमर्स रूल में भी दिखाया था मैंने आपको। तो ये जो ऊपर का एडजॉइंट ए है इनटू बी, इसकी भी वैल्यू अगर 0 हो जाए तो हम बोलते हैं कि इनफाइनाइट सोल्यूशन। ये पॉइंट याद रखना है आपको। अगर आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है और एडजॉइंट ए इंटू बी का वैल्यू 0 है तो यू हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन, यू हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट कब होता है, अब बताएंगे आप कि इनकंसिस्टेंट कब होता है, यानी कि नो सोल्यूशन। ये तो 0 हो जाए, ठीक है, दिस बिकम्स 0, लेकिन ऊपर वाला नॉन जीरो हो, ठीक है। तो आप समझ ही गए, ये अनडिफाइंड वाली केस हो गई है। तो यहाँ पर आपका नो सोल्यूशन आता है, यहाँ पे आपका क्या आता है? नो सोल्यूशन। तो ऊपर कंसिस्टेंट और दूसरे नंबर पे इनकंसिस्टेंट। अब यूनिक सोल्यूशन कब आता है? यूनिक सोल्यूशन आने का एक ही तरीका है, ये भी नॉन जीरो वो भी नॉन जीरो, यानी कि ए या डेल्टा बोलें इसको, तो ये भी नॉन जीरो है और जो एडजॉइंट ए इंटू बी है दैट इज ऑल्सो नॉन जीरो, ठीक है। तो ये हमारा, हम इसको बोलते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन। हम क्या बोलते हैं कि ट्रिवियल सोल्यूशन। अच्छा ये वाला है, तो इसमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, ठीक है, दिस विल बी नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। और एक कंसिस्टेंट यूनिक सोल्यूशन में एक और हमारे पास है कि डेल्टा ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 और ये 0 हो जाए, एडजॉइंट ए इंटू बी 0 हो जाए, तो फिर उस केस में वो ट्रिवियल सोल्यूशन होता है, यानी कि x 0 y 0 z 0 जैसे सोल्यूशन सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गई। ये 4 बातें आपको ध्यान रखनी है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए दोनों ही 0 है, यानी कि डेल्टा भी 0 है, एडजॉइंट ए इंटू बी भी 0 है। इनकंसिस्टेंट होने के लिए डेल्टा तो नीचे 0 है लेकिन ऊपर वाली चीज़ नॉन जीरो है। यूनिक सोल्यूशन होने के लिए दोनों ही नॉन जीरो हैं और तब आपका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। कंसिस्टेंट हैं लेकिन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है कि नीचे तो नॉन जीरो है और ऊपर 0 आ रहा है। तो x y z मतलब तीनों 0 आ रहे हैं, ऑब्वियसली न्यूमरेटर 0 है और x की वैल्यू 0 है। तो x मैट्रिक्स के अंदर 3 वैल्यूज़ हम लोगों ने लिख रखी है, स्मॉल x स्मॉल y एंड स्मॉल z, है ना। यहाँ से देख सकते हो, कहाँ से बताया मैंने? ये सारी बातें हमने यहाँ से बताई हैं, क्लियर, ठीक है। अब थोड़ा सा मतलब ये कई बच्चे जो मतलब डायरेक्ट इसको पढ़ रहे होंगे तो उनको थोड़ा सा चक्कर आ रहा होगा, लेकिन आप डिटर्मिनेंट पढ़ के आएंगे तो यू विल फाइंड इट क्वाइट ईजी, ठीक है। और बाकी आपने पहले नहीं पढ़ा है तो ये थोड़ा सा इसको रिलेट करने में दिक्कत होगी, पर अगर आप चाहते हो सीखना तो आप सीख भी सकते हो भाई। तो कंसिस्टेंट सिस्टम लिखा होने का क्या मतलब होता है, ये तो आई थिंक क्लास 10 से आप समझने लगते हो। बाकी डिटर्मिनेंट में भी मैं एक बार बता चुका हूँ कि जिन इक्वेशंस का सोल्यूशन एग्जिस्ट करे सॉल्व करने में, तो दैट इज़ कंसिस्टेंट सिस्टम। और अगर हम लोग बात करें कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम के बारे में बात करें, इनकंसिस्टेंट सिस्टम के बारे में बात करें तो दैट इज़ नो सोल्यूशन। इनकंसिस्टेंट सिस्टम के बारे में बात करें तो दैट इज़ नो सोल्यूशन। और तीसरा अगर हम लोग जो है बात करें दैट इज़ ट्रिवियल सोल्यूशन का, तो वो मैंने बताया ही कि सारे वेरिएबल्स 0 हो, ऑल वेरिएबल्स आर 0, x भी 0 y भी 0 और जितना भी आपने ले रखा है वेरिएबल्स वो सब के सब 0। और यूनिक सोल्यूशन का मतलब होता है केवल एक सोल्यूशन आपके पास एग्जिस्ट करता है, ओनली एंड, यानी कि एग्जैक्टली वन सोल्यूशन एग्जिस्ट, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन एग्जिस्ट, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है। तो क्लियर है भाई, यहाँ पर कंसिस्टेंट सिस्टम सोल्यूशन एग्जिस्ट, इनकंसिस्टेंट सिस्टम नो सोल्यूशन, ट्रिवियल सोल्यूशन ऑल वेरिएबल्स आर 0, यूनिक सोल्यूशन एग्जैक्टली वन सोल्यूशन एग्जिस्ट। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड वी विल टॉक अबाउट क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो क्रैमर्स रूल में आपको याद होगा कि हम लोगों ने एक इस टाइप का टिपिकल
क्रॉस करके चीज़ों को बताने के लिए इस तरीके का बताया था। और इधर से हम लोगों ने कहा था कि डेल्टा या तो जीरो है या फिर डेल्टा जीरो नहीं है, ठीक है। फिर हम लोगों ने कुछ कंडीशन बताई थी कि अगर डेल्टा एक्स भी जीरो है, डेल्टा वाई भी जीरो है और डेल्टा जेड भी मान लीजिए जीरो है, तो कुछ कुछ कंडीशन होने पर जो है इनफाइनाइट सोल्यूशन आते हैं और कुछ कुछ कंडीशन होने पर नो सोल्यूशन भी आता है, ठीक है। और कैसे इनफाइनाइट सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं हम लोग, ये सारी बातें बताइए। और इसमें क्या था कि एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड सम कोई तो एक ऐसा है कि जो कि जीरो नहीं हो सकता कोई, तो वैसे सिचुएशन में अगर डेल्टा जीरो हो तो नो सोल्यूशन आता है, ठीक है। और इसमें तो आपका ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा, तीनों जीरो या नॉन जीरो, तो ये क्या आता है, ट्रिवियल सोल्यूशन आता है। और यहाँ पर अगर ये नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो है, तो नॉन ट्रिवियल यानी यूनिक सोल्यूशन यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें आपने क्रैमर्स रूल में देखी है बच्चों। और यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। तो कुछ कुछ तो याद आया ही होगा आपको। तो लेट अस मूव गाइस एंड अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे, यानी कि बोर्ड में मान लीजिए क्वेश्चन आ गया मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए, ठीक। तो अब जैसे कंडीशंस, इसकी जो कंडीशंस है, आई डोंट थिंक कि वो लोग सॉल्व करने का एटलीस्ट जेईई मेंस में बोलेंगे मैट्रिक्स मेथड से, वो सॉल्व करने के लिए बोलेंगे आपकी जिससे मर्जी हो आप उससे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ठीक। लेकिन कंडीशंस जरूर, मतलब एक थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन जरूर वो लोग बना सकते हैं कि कब क्या होता है वाला। तो 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 8, ठीक है। एक है हमारे पास माइनस एक्स प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 4 एंड देन यू हैव 3x प्लस y माइनस 4z इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्वेश्चन है बोर्ड में आएगा तो दे विल आस्क कि भाई सॉल्व इट यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ठीक है, मैट्रिक्स मेथड ऐसे करके सॉल्व इट यूजिंग मैट्रिक्स मेथड करके वो लोग पूछेंगे। तो आपको क्या करना है, एक तो ए लिखना है भाई, 2 माइनस 1 3 माइनस 1 2 1 और 3 1 माइनस 4। इधर लिखना है आपको एक्स वाई जेड और इधर लिखना है आपको 8 4 0, ठीक है। अब इसी को आपको कैसे करना है, सॉल्व x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ऐसे करना है। और ए इनवर्स आपको क्या लिखना है भाई, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए इंटू बी, सो दैट इज x इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू बी, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए के बारे में बात करें अगर हम लोग, तो दैट इज़ कि आपका जो ये क्या कहते हैं इसको, को फैक्टर का वो ट्रांसपोज होता है। तो फटाफट हम लोग निकाल लें, अब ये यहाँ से हम लोग निकाल लें। तो -8 माइनस 1 दैट इज़ -9, ठीक है। तो मैं पहले -9, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, या माइनस, यहाँ प्लस। तो पहला मैंने कर दिया -9। अब दूसरा जब हम लोग कर रहे होंगे उस समय 4 माइनस 3 इज़ 1, सो दिस इज़ -1, ठीक है। नेक्स्ट आइए, 3 को छिपाइए, इसको छिपाइए, 1 माइनस 1 माइनस 6 इज़ -7 माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ -7 बिकॉज यू हैव द प्लस, सो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो -7। तो इसको छिपाइए, इसको छिपाइए, तो 4 माइनस 3 इज़ 1, तो दिस इज़ -1 गाइस। तो कर पा रहे हैं आप, तो बहुत आता है आपको। -8 माइनस 9 दैट इज 17, -17, तो क्या आ गया यहाँ पर -17। फिर यहाँ पे आइए 1 टक, 2 प्लस 3 इज 5, और यहाँ पर है -5। तो डन है, कर पा रहे बोलिए। अब ये वाला छिपाएंगे हम लोग, तो -1 माइनस 6 इज -7 एंड द प्लस इज देयर, सो प्लस माइनस इज माइनस। अब 2 और एंट्री अपने को निकालनी है, ये, तो 2 प्लस 3 इज 5, तो -5। एक एंट्री बच्चों केवल बची है ये वाली, तो 4 प्लस 4 माइनस 1 इज 3, सो दिस इज 3। तो क्लियर। तो ये आपको क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लिखना है। तो इसका जब आप ट्रांसपोज लिखेंगे तो ये आएगा आपका -9 माइनस 1 -7,
this will be -1 -17 -5 and that will be -7 -5 and 3. तो ये आपका एडजॉइंट ए आया। तो यहाँ से आपने देखा कि एडजॉइंट ए जो है वो नॉन जीरो आया है, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए आप, वंस यू गॉट दिस, अब हमें क्या करना था भाई, डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी। तो दैट शुड बी डन बिफोर हैंड ओनली। तो ये देखिए 2 2 4, 4 -4 इज़ -16, फिर -1 और इंटू 3 इज़ -3 आई थिंक, हाँ सही है। और ये भी आपका -3 है, गजब। अब माइनस रखिए, अब इधर की तरफ देखिए, 3 3 जा 9, 2 जा 18, बहुत अच्छा। इधर देखिए 1 और ये 2, तो दैट इज़ 2। और इधर देखिए -4 इंटू 1 दैट इज़ -4। तो ये 19 3 22 है, -22 है। 18 2 20 में से 4 गया 16, तो -16 है। सो दिस इज़ नथिंग बट -38 है। तो ये हम लोगों का जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है ए, वो आ चुका है। तो ए इनवर्स इज़ नथिंग बट -1/38 टाइम्स -9 -1 -7 -1। तो इस तरीके के कई क्वेश्चंस आप बुक से प्रैक्टिस करिए। माइनस बाकी करना यही रहता है, आप कितने अच्छे से इन्वर्स निकाल लेते हो। और फिर आपको एक्स वाई जेड जैसे निकालना है, एक्स वाई जेड आपको निकालना है। तो आप पहले मत मल्टीप्लाई करिएगा, इसको आप बाहर रखिए 1/38 को, ये जो माइनस है इसको भी चाहो तो बाहर रख सकते हो, और बाकी आप जो है अंदर इसको भेज सकते हो, ठीक है। सब तो माइनस हैं, इनको प्लस कर देगा, ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। जब आप इसको 917 हो जाएगा, 917 हो जाएगा। और फिर दूसरी तरफ आपका 117 और क्या था 5 था, और तीसरी लाइन में देख लूँ 7 5 -3। तो नेक्स्ट वन इज 7 5 -3। अब इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 840 से। अब आप देखिए 9 8 जा 72 प्लस 4 76। सो दिस इज़ 1/38 यहीं पर है, और यहाँ पर आपको 76 मिल रहा है, ठीक है। अब दूसरी लाइन में जाएंगे तो 8, ये 0 है तो दिक्कत ही नहीं है कोई। 17 60 कितना हो गया 68 8, ये भी 76, वाह। 8 7 56 प्लस 20 76, वाह। सो दिस इज बेसिकली 2 2 2 2 2। तो अब हमारे पास यहाँ पर है x y एंड z। तो अब आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हो कि x की वैल्यू 2 होगी, y की वैल्यू 2 होगी और z की वैल्यू 2 होगी। तो ठीक है भाई, तो अब आप ये देख सकते हो कि ये कैसे नॉन ट्रिवियल यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। वैल्यू चेक करके भी आप देख सकते हो ऑलवेज कि आपने जो क्वेश्चन किया वो सही किया है कि नहीं, ठीक है। तो मैंने अब आपको पूरा मेथड बता दिया। तो मेन जो चीज़ें इसके अंदर है कि आपको ए इन्वर्स निकालना आना चाहिए, वो आपको आता ही होगा। ए इन्वर्स के लिए मैंने भी आपको समय दिया कि भाई ए इन्वर्स सीख लो। ए इन्वर्स के पहले मैंने आपको एडजॉइंट के लिए, क्योंकि ए इन्वर्स निकालना मतलब एडजॉइंट निकालना होता है। और कब से आप सीख रहे हो, यानी कि डिटर्मिनेंट से कोफैक्टर का लिखना आप सीख रहे हो, ठीक है। तो बस अब आई डोंट थिंक कि अब कुछ और इसमें करना होता है। बस इसको आपको एक्स वो जो दूसरी वाली मैट्रिक्स होती है उससे केवल मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो वेरी गुड। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। तो क्या है वो आगे, तो लेट अस गो एंड सॉल्व वन क्वेश्चन। एंड इस तरीके के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं बच्चों एग्जामिनेशन में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो देखिएगा, इफ़ P इज़ अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यू ऑलरेडी नो कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। इफ़ P इज़ अ, कल हम लोगों ने निल पोटेंट, इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री, है ना, इस टाइप की ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वगैरह की बात कर रहे थे हम लोग। तो P इज़ अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड Q इज़ गिवन लाइक दिस, कि Q जो है वो P ट्रांसपोज है। तो हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड P ट्रांसपोज Q 2005 इंटू P, ठीक है। एंड A इज़ अ पीरियोडिक मैट्रिक्स, एंड A इज़ अ पीरियोडिक मैट्रिक्स, A इज़ अ पीरियोडिक मैट्रिक्स विद पीरियड 4, विद पीरियड
4। ठीक है, तो P इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड Q इज इक्वल टू पी ए पी ट्रांसपोज, फाइंड P ट्रांसपोज Q 2005 इंटू P एंड A इज अ पीरियोडिक मैट्रिक्स विद पीरियड 4। तो चलिए करेंगे इसको। तो देखिए, अब जो गिवन चीज़ है दैट इज़ ऑर्थोगोनल, तो उसमें आपको पता ही है कि P ट्रांसपोज जो होता है वो P इनवर्स की तरीके से होता है। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था कि P इंटू पी ट्रांसपोज जो होता है वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। ठीक है, या फिर आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो पी टी इंटू पी इज इक्वल टू आई या पी इंटू पी टी इज इक्वल टू आई। अब जैसे कि यहाँ पर ये हमसे कह रहे हैं कि पी टी क्यू 2005 इंटू पी है, तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए हम कैसे कर रहे हैं कि पी टी तो अलग कर लिया हमने, और क्यू का लिखने का मतलब है कि पी ए पी टी एक लिखा हमने, फिर पी ए पी टी एक और लिखा हमने, और ऐसे हम 2005 टाइम्स यही लिख रहे हैं कि पी ए पी टी। ठीक है, और इधर हमारे पास पी है। अब आप एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे और फिर मेरे को बताइएगा। इसके ऊपर मैंने खोपड़ी में लिखा 1, इसकी खोपड़ी में मैंने लिखा 2, और इसकी खोपड़ी में मैंने क्या लिखा 2005, क्योंकि ये 2005 बार आया भाई। तो अब ये जब कंबाइन करेगा बेटा तो ये क्या बन जाएगा आई, और ये जब कंबाइन करेगा तो बेटा क्या बन जाएगा आई। तो अगला भी ऐसा ही आई, तो ये सब आई आई आई। तो इसका इसने भी कहा मुझे भी आई, इसने भी कहा मुझे भी आई, तो ये भी आई। ओके, तो बहुत सारी आई। ठीक है, तो इधर से पी टी लाई और पी से मिलाई और ये आई, तो ये सारे तो आई हो गए भाई। तो यहाँ से एक बचा ए, यहाँ से दूसरा, काउंटिंग के लिए मैंने पहले से लिख रखा है कि आपको काउंटिंग में कोई दिक्कत ना हो जीवन में। ठीक है, तो ये कितने बार बच्चों मल्टीप्लाई हो रहा है, ये तो जबरदस्त हो गया है। दिस इज ए टाइम्स 2005। ठीक है, ए टाइम्स 2005। तो ये हमारा यहाँ पर देखिए। अब होता क्या है कि पीरियोडिक फंक्शन जैसे होता है कि कोई भी फंक्शन अगर पीरियड उसका 4 है, तो अगर आप 4 टाइम्स उसको समथिंग लिख लो तो फिर वो वही हो जाता है। मतलब क्या है यहाँ पर, पीरियोडिक फंक्शन अगर P एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स A के बारे में बात है, A इज अ पीरियोडिक, इसका मतलब A की पावर 4 इज इक्वल टू A। अच्छा, मैं बोलूं अगर कि A की पावर 8 क्या होगा, तो ऑब्वियसली बताइए अब क्या होगा, A की पावर 8 क्या होगा, क्या होगा। तो आप देखिए क्या करेंगे, A की पावर 4 जो है वो A है, तो A की पावर 8 मान लीजिए आप लिखते हैं, A की पावर 4, तो आप इसको क्या लिखेंगे A स्क्वायर, इसको अरे A लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे A, तो ये आ जाएगा A स्क्वायर। ठीक है, अच्छा A की पावर 4 और A की पावर 4 और A की पावर 4 3 बार अगर हम लोग लिख दें तो क्या आएगा भाई, A क्यूब आएगा, क्योंकि A बचेगा A। और अच्छा, अगर हमने A की पावर 4 इंटू A की पावर 4 इंटू A की पावर 4 इंटू A की पावर 4 लिख लिया तो ये A की पावर 4 हो जाएगा, एंड विच इज नथिंग बट A। ठीक है, तो इस तरीके से चेंज होता है। तो अब इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं कि इसको 2005 को हम लोग कैसे पता करें कि ये कितना है। ठीक है, कितना है, कितना है, कितना है, कितना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि इसको क्या करना है हमें। तो ये कुछ समझ में आ ही रहा होगा आपको। तो अब A की पावर 2005 है जैसे, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ए पीरियड क्या था, 4 था कि 5 था यार, पीरियड इज़ 4। अच्छा, तो देखो देखो भाई, पीरियड 4 गलत मैंने थोड़ा सा यहाँ कर दिया, पीरियड कितना था, 4 था। तो एक सेकेंड,
तो जैसे पीरियड यहाँ पर 4 है, तो पीरियड अगर t है तो a की पावर t प्लस 1 जो होता है वो a होगा, a की पावर t प्लस 1 a होगा, क्योंकि a की पावर 4 तो i हो जाएगा, मतलब वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो रिपीट होता है वो आपका a आएगा, ठीक है। यानी कि a की पावर 5 जो है वो a आएगा, ठीक है, समझ में आई बात। तो अब आप देखें कि अब कैसे किया जाए, क्योंकि हमारा आंसर कितना आया था यहाँ पर a की पावर 2005, ठीक। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, देखिए इसको 4 के मल्टीपल में हम लोग लिखें। तो जैसे हमने यहाँ पर a लिखा और a टाइम्स, पहले अगर हम लोग देखें इसको तो ये 5 और ये 401, यही आएगा 2005 कैन बी रिटन एज 401 इंटू 5 से डिवाइड किया हो ही रहा है, 5 4 जा 20 051। अब ये a हो जाएगा, ये चीज़ क्या हो जाएगा A401, बोलो भाई। अब फिर से आपको इसमें से 5 से डिवाइड, यानी a को बाहर करें तो 5 से डिवाइड होगा भाई, तो फिर 5 से डिवाइड करोगे तो 16 आ जाएगा, आई थिंक 16 नहीं, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 और 0, ठीक है, एक बाहर कर लिया। तो फिर से ये a हो गया, तो a टाइम्स ये कितना हो गया भाई, a हो गया और ये 80 हो गया। फिर 5 इसमें से बाहर रखो तो ये a टाइम्स a आपका 5 अंदर और बाहर 16, ठीक है। तो ये आपका a हो जाएगा, a और a की पावर 16 में a स्क्वायर अलग, और ये बन गया आपका a की पावर कितना 15, a स्क्वायर इंटू a की पावर 15, क्योंकि 16 तो नहीं हो पाएगा तो एक अलग करना पड़ेगा मुझको। अगले पेज में चलें तो ये a स्क्वायर और a की पावर 5 का होल क्यूब, ये a बन जाएगा, तो ये a स्क्वायर और a की पावर 5 इज़ a, तो ये a3, तो ये आपका a की पावर 5, तो आपका आंसर आ गया a। क्लियर है। और एक और मेथड होता है, जैसे कि आपका दूसरा है, जैसे कि a की पावर 2005 है और अपने को पीरियड पता चल गया कि 4 है, तो अगर मान लीजिए 5 टाइम्स ये पूरा कट जाए जो कि यहाँ पर हुआ है, तो ऐसे सिनेरियो में ये a t है और ये n है ना, तो ऐसे केस में क्या होता है कि a आंसर आता है, ठीक है। ठीक है, तो समझ में आ गई बात आपको। तो बोर्ड में 2 चीज़ें जो है बड़ी कंसिस्टेंटली पूछी जाती हैं, ठीक है। ये आपके जे एडवांस वगैरह में इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और बोर्ड के अंदर ये कंसिस्टेंटली आपसे पूछा जाता है मैट्रिक्स मेथड। तो अब मैंने एक क्वेश्चन किया है, ये तुम्हारा धर्म है कि तुम इसमें कम से कम जितने बोर्ड के क्वेश्चन आए हों अब आखिरी में 6-7 सालों में वो सब कर लो, जितना ज़्यादा कर लो, जितना जब आपको लगे कि यार ये अब मेरे लिए कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, तब तक आप काम करो ये इस पर, ठीक है। तो एक और बोर्ड का टॉपिक है जो आज हम लोग कवर करना चाहेंगे, दैट इज़ फाइंड ए इनवर्स। ये भी बोर्ड में ही आएगा भाई। बाकी ए इनवर्स का एक मेथड आता है, आपको एडजॉइंट निकाल के करने वाला है। एक होता है फाइंड ए इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या है कि एक बार अगर आपने रो यूज़ किया ना तो फिर आप रो ही यूज़ करिए, अगर आपने कॉलम यूज़ किया है तो कॉलम। तो इसमें एक बड़ा ही मतलब शानदार तरीका है, उसको आप फॉलो करोगे तो आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये बोर्ड का है, ठीक है भैया। बोर्ड जैसा मतलब आसान कोई पेपर नहीं आता मैथ में, बहुत ही आसान पेपर होता है। अगर आप थोड़ी भी मेहनत कर लोगे, ठीक है, आप जो है आराम से 94 95 प्लस स्कोर करोगे, ठीक है। तो फाइंड इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, बस यही सब आना चाहिए आपको।
तो 0 1 2, तो इसका हम लोग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, ठीक है। इसके भी कई सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा भाई, ये सब प्रैक्टिस बेस्ड वाली चीज़ें हैं। तो 0 1 2 1 2 3 3 1 0, तो आपको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है, रो को यूज़ करना है आपको, ठीक है। तो कॉलम भी यूज़ कर सकते हो, रो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब देखो हम लोग इसको लिखते कैसे, हम यूज़ करते हैं एक आइडेंटिटी का यहाँ पर, जो आपने पढ़ रखी कि दैट इज़ ए इज़ इक्वल टू आई टाइम्स ए। ये आइडेंटिटी हम लोग यूज़ करते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने ए इज़ इक्वल टू आई ए किया और इसमें आपने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, ए इनवर्स आई ए, तो ए इनवर्स इंटू ए बन जाएगा आई, और इधर आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा बोलो, ए इज इक्वल टू आई ए। एक सेकेंड में बताता हूँ क्या बन जाएगा। ए इज इक्वल टू आई ए आपने यूज़ किया अगर, तो आप जैसे ए इनवर्स यहाँ ले आए, ठीक है। ए इज इक्वल टू आई ए होता है, ठीक। तो ए इनवर्स इंटू ए अगर हो जाए तो ये इधर आई हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इस साइड आई बना दें तो इधर की तरफ ए इनवर्स हो जाएगा। मतलब क्या है देखिए, अब बताते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा आइडिया लगेगा आपको कि जैसे ये हमारा ए है और हम इसको देखिए ऐसे लिखेंगे, पहले ए इज इक्वल टू आई ए लिखेंगे, यानी कि इधर हम लिखेंगे एक ए वाली मैट्रिक्स 0 1 2 और 1 2 3 और यहाँ पर 3 1 0 और यहाँ पर आई लिखेंगे, आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ए, ठीक है। अगर हमने इसको आई बना दिया, ए को हमने आई बना दिया, सोचिए ए को अगर हमने आई बना दिया तो यहाँ पर ये इन्वर्स बन जाएगा, क्योंकि भाई ए इंटू ए इन्वर्स इज आई, ये ए इन्वर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई होता है। इस ए को हम छुएंगे भी नहीं और अभी हम यूज़ कर रहे हैं कि ए इज इक्वल टू आई। होप सो कि आपको समझ में आए भाई, थोड़ा सा बुद्धि तो होनी चाहिए इंसान के अंदर, है ना। तो ए इज इक्वल टू आई टाइम्स ए है अभी, लेकिन मुझे बाद में पता चलता है कि ये आई है और मैं ए को अगर नहीं छीनता हूँ तो दुनिया यही कहेगी ना कि यहाँ पर ए इनवर्स है, तो ये ए इनवर्स हो जाएगा यहाँ पर। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि आप जो काम इधर करो वही काम आपको इधर करना है। और रो, अगर आपने सोच लिया कि रो से क्वेश्चन करना है तो आप रो से ही क्वेश्चन करेंगे हमेशा, आप कभी भी कॉलम को यूज़ नहीं कर सकते। तो देखिए अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ देखिए हमें 1 चाहिए, तो यहाँ हमें 1 बनाना हो, यहाँ ऑलरेडी 1 है, तो यू हैव टू ऑलवेज थिंक कि आप कहीं से 1 एक जनरेट कर लो बेटा, कहीं से भी एक 1 जनरेट कर लो। तो अब यहाँ 1 से कैसे जनरेट होगा कि R2 को हम लोग R1 पोजीशन पे रख दें और जो काम इधर करो वही काम इधर करो, तभी ये इक्वालिटी बनी रहेगी यहाँ पर। तो इसको भेज दिया हम लोगों ने 1 2 3 और यहाँ हो गया 0 1 2 3 1 0। सेम चीज़ आप यहाँ कर दीजिए, आप यहाँ भेज दीजिए 0 1 0 और यहाँ कर दीजिए 1 0 0, ठीक है। और इधर आपके पास 0 0 1 एंड दिस इज ए। अब ये 1 आ गया, देखो अब यहाँ देखिए कि 1 और 0, अब यहाँ 0 होना चाहिए, तो आप क्या करोगे कि इस वाले को मतलब R3 में आप R3 माइनस 3 टाइम्स R1 कर दीजिए तो ये 0 हो जाए। तो पहले आप इधर 0 क्रिएट करने की कोशिश करिए, ये पूरा 1 0 0 बन जाए। तो ये करने पर तो ऑब्वियसली ये 1 रहेगा, ये 0 रहेगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये तो फ़र्क पड़ता नहीं है, एज इट इज़ ही रहेगा, और इस बेचारे को भी फ़र्क पड़ता नहीं है, वैसे एज इट इज़ ही रहेगा। अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके 1 से घटाओगे तो -5 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा -5 आएगा।
और यहाँ पर आप देखिए कि 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटा दोगे तो -9 आएगा। अब फंडा तो यहाँ है कि यहाँ कुछ बदलना नहीं चाहिए मेरे दोस्त। ये आपका 0 1 0 और 1 0 0 तीसरी वाली लाइन बदलनी है भाई। 0 -3 टाइम्स 0 0, क्योंकि यहाँ पर भी वही करना है, यहाँ -3 हो जाएगा। और 1 में जाए जितना आप नाटक कर लें कुछ नहीं होगा, तो ये 0 -3 1। तो ये ध्यान दिया। अब एक आपने देखा पूरी एक कॉलम आपकी बिल्कुल सही बन गई है इस टाइप की 1 0 0। अब आपको चाहिए कि यहाँ 0 हो जाए। ठीक है, ऑर्डर ऐसा ही है कि आपको पहले वाले को ऐसे बनाना है। पहले सबसे पहले यहाँ 1 लाना है, फिर यहाँ 0 लाना है, फिर यहाँ 0, यही ऑर्डर आपको अप्लाई करना है। फिर सेकंड वाले कॉलम में जाइए और फिर पहले में आप 0 करिए, फिर दूसरे में 1 करिए, फिर तीसरे में। तो दूसरे में 1 तो पहले से ही है, तो एक 1 मिल गया ना एक जगह, तो फिर जीवन बहुत ही सरल हो जाता है बच्चों। तो अब आप इसको 0 बनाने के लिए इस पूरी रो से 2 से मल्टीप्लाई करके इससे घटा दीजिए। तो यानी कहने का मतलब है कि R1 जो है वो R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2, R1 जो है वो R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2। तो अब आप देखिए कि 1 0 0 तो कुछ नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 में से 2 घटाओगे तो 0 हो जाएगा भाई, और यहाँ 1 रहेगा। R3 को तो वैसे भी कोई नहीं छू रहा है, तो उसको वहीं रहने दो, -5 -9, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 3, और अब हम लोग यहाँ पर जो करने जा रहे हैं दैट इज़ कितने से मल्टीप्लाई किया, 2 से। तो 3 - 4 इज़ -1, 3 - 4 इज़ -1, और ये सब एज इट इज़। अब सेम फंडा यहाँ पर लगाइए आप कि अब हमारे पास 0 1 था, 2 से मल्टीप्लाई करके उसको घटाया तो ये -2 हो गया भाई। यहाँ पर अगर आप देखिए 1 0 था, तो 1 को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ दोनों में 0 था, तो कुछ घटाना भी नहीं है, कुछ पाना भी नहीं है, तो बाकी सब मस्त है यहाँ, ठीक है। तो 5 - 3 1, ये शायद पहले ही हो चुका है। 5 - 3, 5 - 3 कहाँ है, 0 - 3 1 था ना। तो क्लियर है भाई। तो ये 0 हो गया। अब इसका -5 फिनिश करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 से मल्टीप्लाई करिए और इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये आपका चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए भैया, तो लिख तो दो क्या करने जा रहे हो। R3 को संभालना है हमें, तो R3 में हमें क्या करना है कि R3 में +5 टाइम्स R2 करना होगा, तो भाई साहब ये सही हो जाएगा। तो ये 1 को तो छू ही नहीं रहे हैं, तो उसमें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, और R3 में जो भी होना होगा तो ये भी एज इट इज़ रहेगा। अब देख लीजिए आप ध्यान से, ठीक है। तो R2 तो 0 ऑलरेडी, तो इसको कोई फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए। 5 से मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ोगे तो इसको 0 मिलेगा। इसको जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये देगा आपको 10, और ऐड करोगे तो देगा 1। यही हम चाहते थे कि एक 1 बन जाए यहाँ पर, और वो यहाँ पर बन भी चुका है। तो फिर वही कहानी याद आई कि यहाँ -2 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यहाँ 0 होना चाहिए, यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ 0 होना चाहिए, यहाँ 0 होना चाहिए। अब 5 जोड़ देना है आपको तो 5 आएगा। अब ये दोनों 0 हैं तो कुछ फ़र्क पड़ता नहीं जीवन में। अब ये भी हो गया, बस ये 2 सुधारने बचे भाई, ये 2। तो इसको और इसको ऐड कर दें बाई चांस, अगर R1 में R1 + R3 ऐड कर दें तो ये भी चला जाएगा। तो 1 0 1 1 1, 0 + 0 इज़ 0, -1 + 1 इज़ 0, ठीक है। और 0 1 2 0 1 2, एंड दिस इज 0 0 1, एंड दिस इज 0 0 1, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ऐड कर दें दोनों को, तो 5 में से 2 चले गए 3, -3 + 1 इज़ -2, और 1 + 0 इज़ 1,
ठीक है, बाकी तो ठीक ही है। 1 0 0 5 -3 1 ए। तो थोड़ा टाइम लगता है भाई इसको करने में। अब देखिए यहाँ पे 0 लाना है मुझे, तो इस वाले से 2 मल्टीप्लाई करके इसको घटा देंगे। मतलब स्टेप्स बड़े आसान रहते हैं R2 में। अब ये मत देखो कि हम कर ले रहे हैं तो तुम भी कर लोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R3, थोड़ा तो प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ 0, यहाँ 0 है, यहाँ 0 1 0 बन गया, यहाँ देखो I बन गया। अगर ये I बन गया तो इसे A इन्वर्स बनना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप देखिए कि आपका ये 3 - 2 1 और ये नीचे वाला 5 - 3 1 सही बैठा है। बस केवल जो चेंज आएगा वो बीच वाले में आएगा। आपको इससे 2 मल्टीप्लाई करके इससे घटाना है। तो 1 में से 10 घटाओगे तो -9 पाओगे। इसमें आपने -2 घटाया और 6 लाया और इससे जोड़ा तो 6 पाया भाई, वाह। और यहाँ पर आपने 2 से करके -2 से इसको जोड़ा तो -2 पाया। तो इसका मतलब हमारा जो A इन्वर्स आया भाई वो आया 3 -2 1 -9 6 -2 और 5 -3 और 1, ठीक है। तो ये हमारे पास A इन्वर्स है। तो क्लियर है भाई, कर पा रहे हो बोलो। एक और कर लें क्योंकि पूछा ही जाता है हर बार, तो एक बार और शायद करने से आपके दिमाग में कुछ कंस्ट्रक्शन हो। तो यहाँ लिखिए 0 -2 0, यहाँ लिखिए 0 1 1, यहाँ लिखिए 1 2 3, ठीक है। तो इसी का हमें पता करना है, फाइंड ए इनवर्स यूजिंग एक मेथड आपको पता ही है, एक मेथड आपको पता ही है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन अब हम लोग करने जा रहे हैं। तो 0 -2 0 0 1 1 1, ये देखो एक तो पहले से बना हुआ है पूरा सही। 0 0 1 इज ऑलरेडी देयर, तो ये गलत है भाई, इसको 1 0 0 होना चाहिए। तो ये 1 है, 0 0 0 1 0 0 0 1 और यहाँ पर आपका A है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, R3 को R1 की जगह रख देना है। तो ऊपर आपका हो जाएगा 1 2 3, ऊपर हो जाएगा 1 2 3 और ये 0 1 1 एक ही जगह रहेगा और ये आपका 0 -2 0। तो यहाँ पर आपका 0 0 0 1 और यहाँ पर 1 0 0 और बीच में कोई फ़र्क ना पड़ा इसलिए वो बना 0 1 0। अब देखिए यहाँ पर 1 1 0 आ ही चुका है, तो अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो है यहाँ पर 0 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, अगर R1 को R3 से ऐड कर दें, R1 में हम लोग R1 को R3 से ऐड कर दें तो मामला काफ़ी सुखद हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस 1 को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बहुत सही। इस 2 और -2 को जब जोड़ोगे तो यहाँ ये 0 देगा आपको और 3 में 0 जोड़ोगे तो 3 देगा। तो हम यहाँ पर एक 0 ला सके हैं और यहाँ पे 0 है ही है, यहाँ पे 0 1 1 है एंड 0 -2 0 क्लियर है। अब हमारे पास यहाँ से 0 0 1 है, 0 0 1 है, ठीक है, 0 1 0 है एंड हियर 1 0 0 है, 1 0 0 है, A है, ठीक है। तो ये है हमारे पास 0 0 1 0 1 0 1 0 0 A, तो 1 0 3 0 1 1 0 -2 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 0 1। अब इसी को हमें जो है ख़त्म करके 0 बनाना है। यहाँ पे हमने चेंज किया क्या, यहाँ पे हमने चेंज किया ऐड करने पर, 0 करा तो ऐड 1 आ गया, यहाँ पर ऐड किया तो यहाँ 1 0 1
0 1 0 एंड 1 0 0। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो ऐसा था ही, उसको इधर भेज दिया था, इसको इसके बाद ऐड करना था 1 0, तो 0 + 1 0 0 एंड 1 0। ठीक है, ठीक है भैया, सही है, 1 0 1 हो गया। अब देखिए आपको यहाँ पर 0 लाना है, क्योंकि ये 0 1 0 यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो। तो R3 में R3 + ट्वाइस ऑफ R2। ठीक है, तो ये इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई, ये 0 3 मतलब ये तो R1 है, इसको क्या फ़र्क पड़ता है, और R2 को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जो भी है यहाँ पर 2 से इसको करोगे तो ये 0 हो जाए, क्या बात है। और इसको जब आप 2 से करोगे, इस पर ऐड करोगे तो ये 2 बन जाएगा और समनेस हो जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर बड़ा ही फ़र्क पड़ जाएगा भाई, ये 1 रहेगा लेकिन ये 2 हो जाएगा, ये आपका 0 रहेगा, ये 0 1 0 एंड दिस इज़ 1 0 1 A। तो अब देखिए आपके पास 1 0 0 0 1 0 एंड 3 1 2 हो गया है। अब हमें यहाँ पर 1 चाहिए भाई, तो हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। देख रहे हो आप, हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा। तो 2 से किसको डिवाइड करें, तो अब हम रो पे ही तो कर सकते हैं, तो R3 को हम लोग R3/2 करेंगे। ये गजब हो गया है। अब ऐसा करने से 1 0 3 0 1 1 और यहाँ क्या था 0 0 1, तो केवल अब हमारे पास यहाँ 0 बनाना है। अब यहाँ पर भी आधा कर देना हमें, तो 1 0 ये बना 1/2, ये हुआ हमारा 0 1 और 2/2 इज़ 1 और 1 0 0 0 0 ही है 0 A। ठीक है भाई, तो यहाँ तक काफ़ी सुंदर लग रहा है अभी तक तो। अब नेक्स्ट आइए आप, यहाँ देखिए कि ये 1 तो हमें एज इट इज़ रखना है, यहाँ 0 करना है। तो हम क्या करेंगे, R2 में R2 को R3 से घटाइए, तो 1 0 3 0 0 घटाया तो 1 नहीं रहा, 1 - 1 0 हो गया, गुड। तो दिस इज़ 0 0 1। यहाँ पर देखें आप, हमें R2 में R3 घटाना है, तो 1 यहाँ -1/2 लाना है, तो दिस इज़ 1/2। ठीक है, और यहाँ 0 आ गया भाई, 0 आ गया, यहाँ 1 ही रहा, यहाँ 0 ही रहा, और इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा और ये यूँ ही रहा। ठीक है, अब देखिए, अब हमें इसे 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटाना होगा, यानी कि R1 में R1 - 3 टाइम्स R3। तो अब ये हम जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें 0 करेंगे तो ये 1 ही रहेगा, इसमें 3 से करेंगे 0 रहेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसको घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। सो दिस इज़ 0 1 0 0 0 1। वाई इधर ए इनवर्स आ जाएगा, 3/2, 1 में से 3/2 घटाओगे तो -1/2 -1/2 एंड 1/2, और यहाँ पे आप 3 से करोगे तो -3 -3 0 1, और यहाँ करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 1 0 0। तो ये आपका ए इनवर्स की मैट्रिक्स आ गई है, ए इनवर्स की मैट्रिक्स आ गई। तो आ गया आपको ये, आ गया बोलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन सिखा दिया मैंने आपको भाई। तो अब हमारे पास एक मैट्रिक्स है, P = Aij और Q = Bij, और Bij जो है
वो बेसिकली 2 टाइम्स आई प्लस जे इंटू ए आई जे है, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ पी जो है दैट इज़ 2 है, और आई जे वैल्यू जो है मतलब ऑर्डर 3 है भाई। फाइंड करना आपको डिटर्मिनेंट क्यू। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं हम लोग। तो P डिटर्मिनेंट क्या है? तो P डिटर्मिनेंट के बारे में अगर हम बात करें तो दैट इज़ बेसिकली A11, A12, A13 है ना। तो ये मैं डैश डैश कर देता हूँ, यू ऑलरेडी नो दैट। Q इज़ वॉट? Q जो है वो B11, लेकिन B11 इज़ वॉट? 2 टाइम्स 2 A11, ये बोलो। अब ये एक एक बढ़ता जाता है, ये आपको बचपन से पता है। A21 जो यहाँ सम है वही आएगा, और यहाँ A31 है तो 4 आएगा, दैट इज़ 2 की पावर 4। मानते हो कि नहीं मानते हो? यहाँ पर A12 यहीं से देख लो 3 आ रहा है, तो ये आपका 2 की पावर I प्लस जे, तो इसी का सम यहाँ आएगा। तो अब आगे बढ़ा दो आप, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, A22 और A32। अब यहाँ पे भी एक बढ़ाइए दो, 2 की पावर ए, क्योंकि 13 होगा ना, तो 2 की पावर 4 A13, 2 की पावर 5 A23 और 2 की पावर 6 A3। अब नहीं आ रहा किसी को भाई, बहुत दिक्कत है आपके पास। आई जे 2 + 2 4 भाई, देखो ना बी आई जे क्या करते हो, B22 इज़। ठीक है, अब आप एक काम करें, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं आप 2 की पावर 4, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 2 की पावर 3, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं आप 2 की पावर 2। कर सकते हैं कि नहीं बोलो? तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए 2 की पावर 4, यहाँ से कॉमन ले लीजिए आप 2 की पावर 3, यहाँ से कॉमन ले लीजिए आप 2 की पावर 2, यहाँ से 2 की पावर 4, यहाँ से 2 की पावर 3, यहाँ से 2 की पावर 2। ठीक है, मैं लिखूँगा नहीं कि क्या किया मैंने। तो ये A31 और ये आपका 2 टाइम्स A32 है, और ये 2 का स्क्वायर A33 है। वेरी नाइस। तो यहाँ पर भी वही है, ये A21 है और ये 2A22 है, और ये आपका 2 का स्क्वायर A23 है। तो ये लग रहा है यहाँ पर भी वही है, A12 है, ये A11 है, और ये आपका 2 का स्क्वायर A13 है। तो भैया देख लो, यहाँ से 2 ले जाओ और यहाँ से 2 का स्क्वायर ले जाओ। तो आई थिंक काफ़ी कुछ हो गया। 4 3 7 2 9 हो चुका था, 9 में 1 10 हो चुका है, और 10 में 2 12 हो चुका है, तो 12 हो चुका है। तो 2 की पावर 12 इंटू, और ये जो बचा यहाँ पर वो तो P है, और डिटर्मिनेंट P की वैल्यू 2 है, तो ये 2 की पावर 13 है। दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, तो चलिए भाई एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन इस तरीके का है कि हमें एक मैट्रिक्स दी गई है A, और वो मैट्रिक्स है 1 1 0, और यहाँ से आ रहा है 1 2 1, और उधर से आ रहा है 2 1 0। ठीक है, और अब हम बोल रहे हैं कि इफ़ A³ + KA² - I इज़ इक्वल टू 0 है, तो आप बताएं कि हमारे K की वैल्यू क्या है। तो हम कहेंगे कि देखिए, आप चिंता को तो करिएगा नहीं, यहाँ पर आप एक ही काम करिएगा कि माइनस टाइम्स ट्रेस ऑफ A अगर आपने लिख दिया तो A², बाकी क्या है, अपने को क्या लेना देना। हमारा मतलब ये है केवल कि जो ट्रेस A है वो -K के बराबर है। तो ट्रेस A क्या है, 3 है, एंड दैट इज़ इक्वल टू -K। तो K क्या है, दैट इज़ इक्वल टू -3। तो इस तरीके का अगर हमसे फालतू क्वेश्चन पूछा गया तो हम आंसर बहुत जल्दी बता ले जाएंगे। बाकी अगर किसी को ये वाली चीज़ नहीं पता है तो वो फिर इसको क्या करेगा बोलो? अब क्या कर सकता है वो? उसके पास 2 ऑप्शन है। अगर उसको काइले हैमिल्टन इक्वेशन भी नहीं आती है तो व्हाट ही विल डू, ही विल पुट दीज A और उसको क्यूब निकालेगा। सोचिए, K टाइम्स करके स्क्वायर निकालेगा, और फिर इसको घटा के एक इक्वेशन बनाएगा, फिर 0 से बराबर करेगा, और फिर वो कहीं जाके लैम्डा निकालेगा। और अगर उसको काइले आती है तो वो A - λI वगैरह करके, जैसे कल हम लोगों ने काइले हैमिल्टन इक्वेशन यूज़ किया था बच्चों, वो करेगा वो, और वहाँ से फिर K पता करेगा। तब भी टाइम लगेगा, लेकिन जिसको ये पता है, ये वाली चीज़ पता है, उसका क्वेश्चन बहुत फास्ट होगा दोस्तों, बहुत बहुत
फास्ट होगा। तो चलिए कुछ IIT JEE के पुराने सवाल देख लेते हैं हम लोग। एक 1995 का स्क्रीनिंग का बच्चों क्वेश्चन था। तो अगर A एंड B स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, अगर A एंड B स्क्वायर मैट्रिसेस हैं ऑफ इक्वल ऑर्डर, देन विच वन इज करेक्ट अमंग द फॉलोइंग। बहुत ही फालतू क्वेश्चन है। देन विच वन इज करेक्ट अमंग द फॉलोइंग, अमंग द फॉलोइंग। तो पहला है भाई कि A प्लस बी इज B प्लस ए। एक से ज़्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं भाई। B में दिया है कि A प्लस बी इज A माइनस बी। ओ माई गॉड। C गिवन है कि A माइनस बी इज B माइनस A। और D गिवन है कि AB इज इक्वल टू BA। तो कभी कभी ऐसे सड़ेले सवाल आ जाते थे। तो ये 1995 का स्क्रीनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि A प्लस बी इज B प्लस ए। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ये क्या होता है? कुछ नहीं होता है। ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। तो आपने देखा ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। IIT स्क्रीनिंग 2003 का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ A इज इक्वल टू अल्फा 0 1 1, B इज इक्वल टू 1 0 5 1 एंड A स्क्वायर इज इक्वल टू B, देन, ठीक है, A है हमारे पास। स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, statement is not true for any, statement is not true for any real value of अल्फ़ा, ठीक है। बी ऑप्शन है अल्फ़ा की वैल्यू 1 है और सी है कि अल्फ़ा की वैल्यू -1 है और डी है कि अल्फ़ा की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो ए स्क्वायर करिए आप, चिंता क्या है आपको? क्योंकि देखो ऐसे सोचो कि ऐसे देखते देखते हो जाएगा। पता है जो बच्चे जैसे मान लो कि उन्होंने क्वेश्चन कभी लगाए नहीं, तो जब वो पेपर में देखते ना तो सोचते कोई शॉर्टकट मिल जाए, कुछ मिल जाए, उनके मतलब हाथ ही नहीं चलेंगे, ठीक है। ये है सच्चाई। पेपर में समय इतना कम रहता है कि जिसने प्रैक्टिस नहीं की उसके हैंड नहीं चलने वाले, ठीक है। तो ये अल्फ़ा इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 इज़ 0, ओके, ये हो गया भाई। अब 1 अल्फ़ा प्लस 1 और 1 इंटू 0 प्लस 1। अब यहाँ आपके पास है 1 0 5 1। तो अब ये कह रहा है कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ से वैल्यू आएगी अल्फ़ा की +-1 और यहाँ से वैल्यू आ रही है कि अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू 5, तो यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू 4। अब भाई अल्फ़ा की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि वो एक अल्फ़ा की वैल्यू होनी चाहिए जिससे कि ये मैट्रिक्स इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं कॉमन, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, इसका मतलब ए ऑप्शन यहाँ पर हो गया। That is, statement is not true for any real value of alpha. अब क्वेश्चन नंबर 3 है, if matrix A is equal to A B C B C A C A B, ठीक है, where ABC are real positive integers, ABC are real positive numbers, ABC is equal to 1 and it is also given that A transpose into A orthogonal है क्या? Then find the value of A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब, ठीक है। और ये IIT 2003 का क्वेश्चन है।
तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, क्या वैल्यू इसकी आएगी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए ट्रांसपोज इंटू ए आई बोल रहे हैं, तो इसका ट्रांसपोज तो यही होगा, हमें लग रहा है दोनों सेम ही है। तो यहाँ पर ए बी सी ए बी एक ही है। तो ये आपका ए बी सी ए बी, तो ये आपको मिलेगा 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो यहाँ देखिए ये, तो यहाँ आप इसको मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है। तो पहला यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है। फिर ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी, वही तो है ए बी आया, देखो ए बी आया, हाँ ए सी भी आया, ए बी भी आया, बी सी भी आया, वही आ रहा है भाई। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए भी आया, ए बी आया, ए बी आया। फिर दूसरा लिया हम लोग ने, ए बी आया, बी सी आया, सी आया, अरे यही आ रहा है। तो यहाँ पर भी यही आ रहा है भाई, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक। फिर भाई देखो ये तो सेम है, तो ये यही आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आई कुड अंडरस्टैंड कि दिस इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और फिर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर भी यही ए बी प्लस बी सी प्लस ये समेशन भी लिख सकते थे। ठीक है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और इधर आप देखिएगा ज़रा मेरे दोस्तों कि इधर आ रहा है 1 0 0, और यहाँ से आ रहा है 0 1 0, और इधर आ रहा है 0 0 1। तो भाई यहाँ से देखिए आपको मिल गया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1, और यहाँ से आ रहा है कि भाई ए बी प्लस बी सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जो वैल्यू है वो है आपकी 0। ठीक है। तो अब यहाँ पर समेशन, अब यहाँ पर देखिए, आप ध्यान से देखिए, इन्होंने कहा कि ए बी सी आर रियल पॉजिटिव नंबर्स। अब ए बी सी अगर आर रियल पॉजिटिव नंबर्स, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कैसे 0 हो सकता है? इज इट पॉसिबल दैट इट कैन गो 0? तो ये चीज़ आपका 0 नहीं होगा। अरे भैया दिया है, देखो देखो लिखा है, इफ ए बी सी आर रियल पॉजिटिव नंबर एंड ए बी सी इज इक्वल टू 1, तो कैसे होगा खुद सोचो। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 0 हो जाए तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो यानी कि समेशन ए बी 0 हो नहीं सकता, तो ये मैट्रिक्स ही नहीं एग्जिस्ट कर सकती है। तो इसलिए ये वैल्यू जो पूछ रहे हो आप, ये खुद नहीं हो सकती है। यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कैन नॉट बी फाइंड आउट, कैन नॉट बी फाइंड आउट, वी कैन नॉट फाइंड आउट इट। समझे आप? इसको आप नहीं पता कर सकते, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई? 5। नो वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब एग्जिस्ट, नो वैल्यू एग्जिस्ट। तो देखो कैसे क्वेश्चन आ जाते पेपर में। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अल्फा 2 2 अल्फा, अल्फा 2 2 अल्फा इज इक्वल टू ए एंड ए क्यूब is 125, then alpha is। तो अब यहाँ पर आपके पास है IIT स्क्रीनिंग 2004 का क्वेश्चन। तो बताइए भाई क्या होगा?
तो ए क्यूब अगर 125 है तो ए डिटर्मिनेंट ए का क्यूब विल बी 125, तो ए जो है वो 5 हो जाएगा, 5। तो सॉल्व कर लो, ये अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 5, तो अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो अल्फ़ा की वैल्यू प्लस माइनस 3। तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, लेट ए इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 1 0 -2 4, ठीक है। एंड आई तो आपको पता ही क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक। ए हो गया, आई हो गया। अब हमें एक गिवन है कि ए इनवर्स जो है वो 1/6 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस सी ए प्लस डी टाइम्स आई है। सो यू हैव टू फाइंड आउट, फाइंड द ऑर्डर्ड पेयर, फाइंड ऑर्डर्ड पेयर सी कॉमा डी, ठीक है, सी कॉमा डी, ठीक है। तो हमें पता है कि एवरी इक्वेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। तो अब एक काम हम लोग कर सकते हैं, इसको अगर हम लोग ए से मल्टीप्लाई करें, ए से मल्टीप्लाई करें तो 6a इनवर्स आप लिखिए, क्योंकि आप यहाँ से ना कुछ बहुत बढ़िया चीज़ सीख रहे हैं। तो जो हम लोगों ने आपको सिखाया कि ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6i हो जाएगा, ये a क्यूब हो जाएगा, ये c टाइम्स a स्क्वायर हो जाएगा, ये d टाइम्स a हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आपकी बनेगी a क्यूब प्लस सी ए स्क्वायर प्लस डी ए माइनस 6i इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो c की वैल्यू जो है वो आप बहुत आराम से निकाल सकते हो, c की वैल्यू जो है वो बहुत आराम से आप निकाल सकते हो जस्ट बाय ट्रेस करके, यानी 4 + 5 + 1 इज 6। तो a क्यूब माइनस ऑफ ट्रेस -6 टाइम्स a स्क्वायर प्लस d टाइम्स, और ये -6 टाइम्स a इज इक्वल टू 0। तो ये -6 आया, यानी कि c की वैल्यू -6 आई, ठीक है। अब क्योंकि वहाँ तो ऑप्शन दिए होंगे तो उन्होंने जानबूझ के इस तरीके से दिया था कि एक ही ऑप्शन में c की वैल्यू -6 थी, तो d निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब मान लीजिए आज के ज़माने में क्वेश्चन आता है तो आप -6 तो पता कर लोगे, लेकिन d कैसे पता करो, d तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो है कैली हैमिल्टन की इक्वेशन लगा दीजिए आप। तो a माइनस लेमडा आई आप लिखें, a माइनस लेमडा आई, तो भैया देखिए अब 1 माइनस लेमडा यहाँ लिखें, बाकी तो ऐसे उतारना आपको 0 0 0 0 0 0, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 0 माइनस लेमडा तो 0 ही होगा भाई, 1 में ही कुछ होगा, 1 माइनस लेमडा आ जाएगा यहाँ पर, और इधर की बातें करेंगे तो 1 1 रहेगा, और नीचे अगर हम लोग देखें तो 0 में कुछ भी नहीं होता है, और ये आपका -2 ही रह जाएगा, और यहाँ आप देखें तो 4 माइनस लेमडा हो जाएगा, 4 माइनस लेमडा हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपके पास आएगा 1 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर इंटू 4 माइनस लेमडा, इसको करेंगे तो 0, इसको भी करेंगे तो 0, तो ये पहली फेज़ में आपके पास 0 आएगा, फिर माइनस टाइम्स में जाएंगे तो ये भी 0, ये भी 0, 2 वाला नहीं 0 है, 1 वाला 0 है, तो -2 टाइम्स
1 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है भाई? तो 1 माइनस लेमडा को आप बाहर ले लीजिए एंड यू विल हैव 1 माइनस लेमडा इंटू 4 माइनस लेमडा, और ये आपके पास कितना हो जाएगा, +2 इज इक्वल टू 0। तो लेमडा माइनस 4 इंटू लेमडा माइनस 1 इज लेमडा स्क्वायर -5 टाइम्स लेमडा +4 और यहाँ पर 6। ठीक है, और इसको मैं लेमडा माइनस 1 कर देता हूँ तो 0। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो लेमडा क्यूब -5 टाइम्स लेमडा स्क्वायर +6 लेमडा माइनस लेमडा स्क्वायर +5 लेमडा और -6। तो लेमडा क्यूब -6 टाइम्स लेमडा स्क्वायर +11 लेमडा -6। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 11। अब देखो इतना ही करते अगर हम लोग तो ये -6 से कंपेयर कर लेते, लेकिन अगर मान लीजिए आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, और सी आपको दिखा, जल्दी से आप करना चाहते थे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ आप यहाँ से बात समझ सकते हैं कि ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये 1 डिग्री आगे बढ़ जाती है। देखिए यहाँ पे CA² DA, तो आप समझ सकते थे कि यहाँ से ट्रेस ही आएगा। ठीक है, पर इसके लिए कुछ नहीं होता अपने पास, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व ही करना पड़ता है। क्लियर है? तो एक और क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी IIT का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। तो कैले हैमिल्टन देख रहे हैं आप कितना इंपॉर्टेंट है जो आपको सिखाया जा रहा है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट अ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, ये सब JEE के क्वेश्चन है बच्चों, 1 0 0 1 एंड P का जो वैल्यू दिया गया है √3/2 1/2 और ये -1/2 और ये आपका √3/2 है। ठीक है भाई, तो मल्टीप्लाई अगर करें तो 3/4 + 1/4, अगर P का वैल्यू निकालें, मान लीजिए डिटर्मिनेंट निकालना पड़ ही जाए कभी जीवन में, तो ये एक आएगा इसका। डिटर्मिनेंट ऑफ P इज़ 1 और डिटर्मिनेंट ऑफ A इज़ ऑल्सो 1, सो बेटर निकाल के रख ही लो आप। तो Q दिया गया आपको, जैसे भी एक क्वेश्चन दिया था, Q इज़ इक्वल टू PAPT। ठीक है, वेयर PT इज़ अ ट्रांसपोज, ये सब पता ही आपको। सो दे आर टेलिंग कि फाइंड PT Q 2005 P इज़, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। ठीक है, तो निकाल लें हम लोग। तो PT लिखिए आप पहले, PT, तो PAPT 1, PAPT 2। देखिए करे हुए, जब आप करे रहते हैं तो आप एक बार कर चुके हो ऐसा, तो आपको बिल्कुल आइडिया है कि क्या होगा इसके अंदर, है ना। तो अब आप देखिए कि ये आप देखें यहाँ पर कि PAPT तो ठीक है भाई, आई है, ठीक है, और A क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी कि PA है ना। अगर आप देखो कि PA तो P हो जाएगा बिकॉज इट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या PT वो हो जाएगा, तो यानी कि बेसिकली आपको P इंटू PT करना पड़ेगा, यानी कि A तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो बेसिकली यू हैव व्हाट, यू हैव टू फाइंड आउट PPT ऐसा, यानी कि PPT की वैल्यू कुछ आनी चाहिए, PPT और यहाँ पर P, तो PT इंटू P आप कर लीजिए, क्योंकि यही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हर जगह, PT इंटू P, PT इंटू P, PT इंटू P, तो कुछ तो मतलब आसान सा आना चाहिए। ठीक है तो PT इंटू P हम लोग निकालने जा रहे हैं PT इंटू P, तो √3/2 1/2 -1/2 एंड √3/2। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए P के साथ, तो √3/2 1/2 -1/2 √3/2।
अब मल्टीप्लाई करिए आप, तो 3/4 और -1/4, ठीक है। तो 3/4 + 1/4 इज 1, ठीक है। √3/4 -√3 0, लग रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। √3/4 माइनस, ओ माय गॉड, 0, 1/4, ओ माय गॉड, दिस इज सो इजी। तो ये PTP, तो ये तो उस क्वेश्चन में दिया ही था कि PTP जो है I है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में याद है आपको, PTP इज I, PTP इज I। यार ये कुछ मैंने गलत लिखा है, A इज नॉट दैट, 1101, वही तो मैंने कहा इतना आसान हो जाएगा तो फिर क्या बचेगा इसमें, ठीक है। तो ये हटाइए नहीं आप, फिर ए बीच में PT याद है A। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है कि A की पावर 2005 आया था, याद है। इस क्वेश्चन का आंसर आया था A की पावर 2005, लेकिन वहाँ पर दिया हुआ था हमें कि वो क्या है, कैसा है, पीरियोडिक टाइप की मैट्रिक्स है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो हमें कुछ नहीं दिया ऐसा, तो हमें दिया 1101। तो ऐसे बड़े ही सवाल आए हुए जेई के अंदर। तो A² आप करिए, A × A करके A² करिए, तो 1101, 1101। तो ये क्या होता है हमारा कि 1 × 1 + 1 × 0 1, 1 × 1 + 1 × 0 1, और 1 × 1 + 1 दैट इज़ 2। और इसको लेकर जाए तो ये 0 ही आ जाएगा, इसको लेकर जाएं तो 1 आ जाएगा। तो जब A² हुआ तो ध्यान रखना यहाँ पे 2 हुआ है, जब A की पावर 1 था तो 1 हुआ है। तो A³ लिखने के लिए हमें A² × A करना पड़ेगा, तो 1201 और दैट इज़ 1101, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें इतनी बात, अगर हम लोग देखें कि 01 जब 11 से मल्टीप्लाई होगा, 01 ये, तो ये नीचे वाली 2 लाइनें आएंगी, है ना, उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये तो वही लाइनें हैं। तो फ़र्क जो पड़ेगा उसमें 1 × 1 + ये भी 1 आया, तो जो फ़र्क पड़ रहा है वो केवल यहाँ पड़ रहा है। तो 1 × 1 + 2 × 1 दैट इज़ 3। तो इसका मतलब क्या है, A³ में 3 है, तो A की पावर 2005 क्या होगा, बोल दो बच्चों आज, 2005, और यहाँ कितना था 01। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो देखिए 2004 का एक क्वेश्चन है। तो आप देखो कि 2004 में कितने सारे क्वेश्चन मैट्रिक्स से आए। मान लीजिए आपकी मैट्रिक्स मजबूत है और 3-4 सवाल आ गए तो आप तो बिल्कुल IIT बॉम्बे पहुंच जाओगे। और मान लीजिए कोई चैप्टर आपका अच्छे से तैयार नहीं है और उससे 4 सवाल आ गए तो आप तो बर्बाद हो जाओगे। इसलिए हर चैप्टर को अच्छे से तैयार करना बच्चों, क्योंकि यू नेवर नो किससे कितना आ जाए, ठीक है। खास तौर पे जे एडवांस के बारे में बता रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, जो भी नंबर हो। तो दिया क्या गया यहाँ पर कि A जो है दैट इज A01, 1CB, 1DB, वेरी गुड। फिर B दिया गया था दैट इज A11, 0DC एंड FGH। U जो है वो दिया गया था आपको FGH, और आपको V दिया गया था दैट इज A² 000, ठीक है। तो इन्होंने कहा इफ देयर इज अ मैट्रिक्स X सच दैट, if there is a matrix such X such that
ax is equal to u has infinitely many solutions, infinitely many solutions, okay भाई, many solutions, then prove that bx is equal to v cannot have unique solutions, cannot have unique solution. If AFD is not equal to 0, then prove that bx into v has no solution. ठीक है, अभी जेई का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स में आया था, ठीक है, सब्जेक्टिव जब पेपर हुआ करता। तो देखो भाई, तो ax इज इक्वल टू यू के आपके अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, ax इज इक्वल टू यू के अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, तो ऑब्वियसली a जो होगा वो 0 होगा। बोलो, a जो होगा वो 0 होगा भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ a नीड्स टू बी 0। इनफाइनाइटली में क्या होता है कि ax भी 0 होगा, ay भी 0 होगा, az भी 0 होगा, ठीक है। तो क्रैमर से कर रहे हैं हम लोग इसको। तो a के बारे में अगर हम लोग बात करें तो a01 1cb 1db 0 कर दो। क्या भैया, क्या है, a01 1cb 1db 1db ये सब क्या मिला के 0 कर दो। खोल लो भैया, a b c आ रहा है, एक क्या आ रहा है, ये ऐसे करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे यार। कॉमन आएगा क्या, देखते हैं ज़रा, ऐसे करने से a b c d प्लस d 1 तो 0 ही हो गया, माइनस c माइनस ए बी डी और क्या बचा, b तो 0 हो गया, ये बचा भाई, कॉमन ले सकते हैं। तो ए बी सी माइनस ए बी डी प्लस डी माइनस सी, तो ए बी सी माइनस डी प्लस डी माइनस सी तो इज़ इक्वल टू 0। तो डी माइनस या सी माइनस डी कॉमन ले लो, तो सी माइनस डी, तो ये हो जाएगा आपका ए बी और ये -1 तो इज़ इक्वल टू 0। तो आइदर सी इज़ इक्वल टू डी और ए बी इज़ इक्वल टू 1, यहाँ से ये निकल के आया, या तो सी बराबर डी है या फिर ए बी की वैल्यू 1 है, तब आपका डिटर्मिनेंट ए 0 है। अब देखिए ए एक्स को भी 0 करना पड़ेगा, तो किसके साथ था इक्वेशन, यू के साथ, तो एफ जी एच वहाँ पर रखना पड़ेगा। तो यानी कि जब हम लोग ये करेंगे तो यहाँ पे रखेंगे एफ जी एच, 0 सी डी और 1 बी बी, ये 0। एक और कर लेते हैं हम लोग, सब देख लेते हैं, जो आसान होगा उसको पहले करते, जहाँ से जल्दी से रिजल्ट आ सके। A11 फिर एफ जी एच और फिर 1 बी बी, फिर A11 0 सी डी 1 बी बी 1 नहीं एफ जी एच, ठीक है भाई। तो एक चीज़ हमारे साथ जो आई थी दैट इज़ कि सी डी बराबर है, सी डी क्या है, बराबर है। करें क्या, ओपन कर लेते हैं। तो ए टाइम्स सी एच माइनस जी डी, ये ज़्यादा आसान रहेगा यार, जी डी और 0 वाला 0 ही हो गया, मज़ा आ गया, और प्लस एफ प्लस माइनस प्लस एफ लिया तो डी माइनस सी। अब आप एक चीज़ देखो कि ये डी और सी तो पहले से 0 हैं, तो ये चीज़ 0 हो जाएगा। यहाँ से 0 होने के लिए यू नीड कि सी एच की वैल्यू जी डी के बराबर हो जाए।
तो अभी तक ए बी बराबर 1, सी एच बराबर जी डी और सी बराबर डी, ठीक है, सी एच बराबर जी डी। अच्छा एक चीज देखिए यहाँ पर कि सी और डी तो बराबर ही है यार, सी डी देखो, तो इसका मतलब जी और एच भी बराबर है। तो अब हमारे पास कहानी ये है कि सी बराबर डी है और जी बराबर एच है। अब हम यहां देखते हैं कि अगर G बराबर H हो जाए, G H बराबर हो जाए, H की जगह G रख दूं, तो आप ये देखो जरा कि इसके दोनों ये रो जो है रो 2 और रो 3 जीरो हो जाएंगे, तो ये जीरो ही है। यहाँ पे भी कुछ हो सकता है क्या? बी तो सही है यार। C और D सेम हो जाए तो ये C हो जाएगी, तो ये 0 1 1 हो जाएगा। तो थिंग्स कैन बी लिटिल इजी। तो लेट अस फाइंड आउट, एक बचा है, तो यहाँ से एक तो जीरो हो गया भाई, एक करने की ज़रूरत नहीं है, एक बच रहा है, एक उसको अपन करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो f टाइम्स इसको कर रहे हैं, ये ऑलरेडी जीरो भाई, ये ऑलरेडी जीरो है, g बराबर h से, g बराबर s से, c बराबर d से। ओ माय गॉड, दिस इज ऑल्सो जीरो क्या है? क्यों? देखो भाई, g की जगह h रख दिया और ये d की जगह c रख दिया, सेम हो गया, ये भी जीरो है। तो ये बहुत बढ़िया, अभी तक अपन को ये मिल गया कि पहली वाली चीज जो है कि इफ देयर इज अ मैट्रिक्स x सच दैट हैज इनफाइनाइट, देन तो ये हमारे पास कंडीशन क्या है कि ये चीज़ जो इन्होंने कहा उसकी कंडीशन तब हो सकती है जब c बराबर d हो, g बराबर h हो और ए बी बराबर 1 हो, ठीक है, ए बी बराबर 1 हो। इन दैट सिचुएशन हम जो है ऐसा बोल सकते हैं। अब सेकेंड पॉइंट यहाँ पर देखना है, ठीक है, देखो सब जीरो हो रहे थे इतना करने से। प्रूव दैट बी एक्स इंटू वी कैन नॉट हैव यूनिक सोल्यूशन। तो अब हमें दिखाना है कि बी एक्स बराबर वी जो है वो यूनिक सोल्यूशन नहीं हो सकता है। तो चलिए भाई, बी कौन है? बी में आइए, बी 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 क्या था यार? ए एफ वन नहीं, अरे बी इज A11 0DC, A11 0DC और क्या है? FGH। बहुत ध्यान से देखना, FGH। अब हम देखेंगे इसको, अब देखिए बी देखिए, आप बी को देखिए, बी को देख लिया हमने, और हमारे पास वी है भाई, आ जाइए वी, आइए वी भी कमाल की चीज़ है, A² 0 0, ठीक है। अब देखो बी, अगर हम चाहते हैं कि इसका यूनिक सोल्यूशन ना हो तो इसका मतलब बी को जीरो होना पड़ेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जीरो है कैसे, क्योंकि C बराबर D और G बराबर H। तो अगर मैं B के डिटर्मिनेंट लिखूंगा तो वो आएगा A0F1 और ये C और ये 1 और ये C और G की जगह रखूंगा H, और ये देखिए आप कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर सेम। तो अगर आपका B जो है वो जीरो है तो कभी भी आपका यूनिक सोल्यूशन तो हो ही नहीं सकता। या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे अगर सारे जीरो हो गए, या फिर अब आपके पास एक ही कंडीशन बची है कि ट्रिवियल सोल्यूशन हो जाए। ट्रिवियल भी क्या सोल्यूशन होगा? आइदर इट इज नो सोल्यूशन और इट इज इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन बट इट कैन नॉट हैव यूनिक सोल्यूशन। बोलते हो उस बात को? एज d इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो bx इज इक्वल टू v। एंड वन थिंग वी कैन फाइंड ऑल्सो आउट कि देख लो शायद bx वगैरह नॉन जीरो, तो देखिए यहाँ पर ये भी नॉन जीरो नहीं है क्योंकि bx तो चला जाएगा यहाँ से, आप यहाँ A² 0 0 रखोगे तो ये चला जाएगा CD GH, जहाँ केवल by जो है उसमें हो सकता है कि जीरो ना आए, है ना। वो अब हम लोग करते हैं, by को देखते हैं क्योंकि bx भी जीरो होगा, आप यहाँ रखोगे तो दोनों bz भी हो सकता है कि नॉन जीरो।
लेकिन अब ये कहो बी एक्स तो है जीरो, क्योंकि बी कैसे जीरो किया हम लोगों ने, इसी चीज़ से किया ना, तो बी एक्स में भी तो ये वाली चीज़ रहेगी। तो बी वाई जब हम लोग करेंगे देखो, तो ए जीरो एफ, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर जीरो जीरो, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1CH। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट ओपन कर लो भाई। तो कहाँ से ओपन करें, प्लस माइनस प्लस, ये क्या होता है माइनस प्लस माइनस, यहाँ से कर लें। तो माइनस सी टाइम्स, ये नहीं लेना ये नहीं लेना, ये जीरो, और ये माइनस ए स्क्वायर एफ। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी ए स्क्वायर एफ सी। तो ये कहाँ, ये तो मतलब नॉन जीरो है, ए स्क्वायर एफ सी इज नॉन जीरो। तो एक ऊपर का पोर्शन नॉन जीरो और नीचे का जो है जीरो है, तो ऐसे केसेस में नो सोल्यूशन। तो उस केस में आपका यू आर गेटिंग फॉर सेकेंड पार्ट इज डन, सेकेंड पार्ट इज डन, सेकेंड पार्ट इज डन, नो सोल्यूशन इज कमिंग, नो सोल्यूशन इज कमिंग, नो सोल्यूशन इज कमिंग। ठीक है भाई, अभी एक और पार्ट प्रूव करना है दोस्त, एक और पार्ट प्रूव करना है। एंड व्हाट वाज दैट क्वेश्चन, देन प्रूव दैट, अच्छा कैन नॉट हैव अ यूनिक एंड इफ AFD इज नॉट जीरो देन प्रूव दैट कि BX इज इक्वल टू V हैज नो सोल्यूशन। अच्छा तो आ ही गया ना। तो अभी हम लोग क्या निकाले, सेकेंड पार्ट तो पहले ही हो गया था, ए स्क्वायर एफ सी है ना। तो हमारे पास देखिए कि ए स्क्वायर एफ सी आया और सी की वैल्यू डी है, तो ये ए स्क्वायर एफ डी। तो ये कह रहे हैं कि ए डी एफ नॉन जीरो, तो ए के बारे में कुछ बताया क्या इन्होंने, नहीं। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब आप देखें कि इफ़ यू वांट कि नो सोल्यूशन आए तो A इंटू ए एफ डी को नॉन जीरो होना चाहिए, और दिस इज गिवन दैट दिस इज नॉन जीरो। ठीक है, तो दिस इज नॉन जीरो, तो वहाँ से प्रूव हो जाता है कि इसका कम से कम बी वाई वैल्यू इज नॉट जीरो। तो बी वाई इज नॉट जीरो एंड बी इज जीरो, दैट मीन्स कि इट इज नो सोल्यूशन, इट इज नो सोल्यूशन। ठीक है भाई, तो हो गया। तो इसी के साथ मैट्रिसेस ख़त्म है। आप ज़रूर से ज़रूर खूब सारी प्रैक्टिस करें। मैट्रिसेस एक बहुत स्कोरिंग बच्चों, ये दोनों ही चैप्टर जो अभी अपने पढ़े, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, आपको बहुत सारे नंबर बोर्ड में देगा। आपको चाहिए एडवांस में भी पहुंचा सकता है बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं। प्रॉपर्टीज़ आपको सीखनी, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है कि आपसे गलतियाँ ना हो, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं तो कहीं मिस ना कर जाएँ, इसलिए बार बार उनको रिवाइज़ करें। ठीक है, ये आपको IIT बॉम्बे तक पहुंचाने में चैप्टर सहायक हैं, और बोर्ड में भी आपको 95+ नंबर देने के लिए दोनों चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। इसमें किसी भी टॉप बच्चे की गलती नहीं होती है, क्योंकि ये इजी चैप्टर्स हैं। अब इसी के बाद हम लोग नेक्स्ट वेक्टर एंड 3D भी बच्चों ऐसा टॉपिक है जिसमें अच्छे बच्चे कभी भी गलती नहीं करते हैं। ठीक है, एंड आफ्टर दैट प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, उसमें भी अच्छे बच्चे कभी भी गलती नहीं करते हैं। ठीक है, और जो इन सब चैप्टर्स को, आखिरी के जो चैप्टर्स हैं, इनमें अच्छे से बच्चों कर लेता है, एक भी गलती नहीं करता, दे आर बाउंड टू गेट गुड मार्क्स इन एवरीवेयर, एवरी एग्जाम। ठीक है, तो चले बच्चों, बाय बाय, सी यू गाइज, हैव अ ग्रेट डे।